हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक यूनिट नंबर 2 में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस। क्योंकि यूनिट नंबर 2 में जो मैंने सेकंड वीडियो डाला हुआ है, देखिएगा आप सबसे पहले कोई भी आपको वीडियो मेरा चेकआउट करना है तो आप उसे प्लेलिस्ट सेक्शन से चेकआउट करें, क्योंकि उसमें मैंने प्लेलिस्ट बना दी कि फर्स्ट यूनिट में कितने हो गए, सेकंड यूनिट में कितने हो गए और फिफ्थ यूनिट में डाल चुका हूँ, तो वो फिफ्थ यूनिट आप देख लीजिएगा, वो पूरी एक ही वीडियो में कवर अप हो गई है। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़े ही न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, छोटे छोटे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। ये भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो उससे आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये थर्ड सीरीज़ है उसी वीडियो में, यूनिट नंबर 2 में। ठीक है, सेकंड वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो देख लीजिए, वो बेसिक है इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता था, हमने देखा था कि पावर फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पिडेंस रिप्रेजेंटेड एज कॉस फाई। ठीक है, तो अगर हम इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है स्टैटिक कैपेसिटर लगा के। तो हम स्टैटिक कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं सर्किट के साथ। सेकंड, हम फेज एडवांसर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब हम फेज एडवांसर का यूज़ करते हैं, ऑल्सो वी यूज सिंक्रोनस कंडेंसर। तो फेज एडवांसर के साथ साथ थर्ड क्या है हमारे पास तरीका, सिंक्रोनस कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, ये एक सिंक्रोनस मोटर होती है जो ऑपरेट करती है किसी भी नो लोड पे। मतलब ऐसी मोटर जो ऑपरेट कर रही है नो लोड पे, ऑपरेटिंग एट नो लोड विद लीडिंग पावर फैक्टर। मतलब लीडिंग पावर फैक्टर के साथ वो नो लोड पे काम कर रही है, उस टाइप की सिंक्रोनस मोटर को हम कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। और ये वन ऑफ द वे है पावर फैक्टर के इंप्रूवमेंट का। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं। डिटरमाइन, देखिए क्वेश्चन आया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल। कॉइल के अक्रॉस कनेक्ट है टू मेक द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट टू बी यूनिटी। ऑल्सो डिटरमाइन द करंट इन द फिगर 1। तो हमें पहले फिगर में करंट भी डिटरमाइन कर लें। मान लीजिए हम इस फिगर को बोल दे रहे हैं फिगर 1। ठीक है, तो इसमें हमें करंट भी डिटरमाइन करना है। वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है और इंडक्टेंस दे रखा है। वो करंट देखिए बहुत आसान है निकालना। हम इम्पेडेंस निकालेंगे और उसके बाद V इक्वल्स टू आई जेड से क्या कर देंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे V अपॉन जेड से, है ना। तो देखिए वही मैंने यहाँ पे करा है कि Z इक्वल्स टू आर प्लस जी एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सी की टर्म है नहीं, एक्सएल हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, ये आपको आ गया होगा। हमने सेकंड वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कि एक्सएल कैसे कैलकुलेट करना है और ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो ये सब सेकंड वीडियो में मेरा कवर्ड अप है। अब देखिए 10 प्लस ये एक्सएल की वैल्यू आ गई 14.444। अब हमने इंपेडेंस निकाली, तो इंपेडेंस को एंगल में कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कैसे करेंगे तो एक बार और समझा दे रहे हैं। वैसे हमारा पूरा कैलकुलेटर का वीडियो बना हुआ है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मान लीजिए आपने मोड का बटन, देखिए मैं यहाँ पे प्रेस कर चुका हूँ, 2 पे क्लिक करिए तो कॉम्प्लेक्स पे सेट हो गया। देखिए मेरा पहले से था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अब कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा आपको मान लीजिए कॉम्प्लेक्स से वापस आना है नॉर्मल पे, तो कुछ नहीं करना है, मोड 1 दबाइए। तो देखिए मोड के बाद 1 दबाने पे वो रीसेट हो गया। सिर्फ डी लिख के आ रहा है, डी सिंपली डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो एंगल आप डालते हैं वो डिग्री में रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए मोड पे फिर से क्लिक करेंगे, सेकंड पे क्लिक करेंगे तो कॉम्प्लेक्स पे सेट हो गया, जिस पे भी आपको फंक्शन पे सेट करना है। ठीक है, तो अब हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में क्या है हमारे पास, ये क्या है 10 प्लस जे 14.444। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे एंगल के फॉर्मेट में। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 10 है ना, तो 10 प्लस, हम प्लस दबाएंगे और 14.444 और यहाँ पे आगे लगाएंगे आई। आई हमेशा बाद में आएगा, वैल्यू के पहले नहीं आएगा। ठीक है, अब इक्वल्स टू का साइन प्रेस करेंगे तो देखिए ये 10 लिखा रहा है। कुछ नहीं, आप ये करिए, अब आप मोड का बटन, सॉरी अब आप आंसर का बटन दबाइए, क्योंकि आंसर में सेव हो गई वो वैल्यू। शिफ्ट दबा के प्लस का साइन दबाइए, देखिए आर एंगल थीटा में कन्वर्ट हो गया, तो 17.57 आ गया। मैंने राउंड ऑफ वैल्यू ले लिया है 17.57, एंगल 55.30। ठीक है, शिफ्ट दबा के इक्वल्स टू दबाएंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा, देखिए 55.30। तो ये सिंपली हमारा ये टॉपिक हो गया। आप देखिए यहाँ पे इंपेडेंस आ गया, आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड से आप आई निकाल लेंगे। ये देखिए ये मैंने कर दिया है। अब देखिए पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए मैंने कहा है कि उसके अक्रॉस मुझे कैपेसिटेंस कितना कनेक्ट करना है, तो मैं उसके सीरीज़ में कह रहा हूँ। देखिए, और मैंने ये भी कंडीशन दे दी है कि कॉस थीटा कैसा है, 1 के बराबर है। क्योंकि यूनिटी का मतलब होता है, पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब होता है कि मैं पावर फैक्टर को क्या बना रहा हूँ, 1 बना रहा हूँ। क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने क्या करा है, कॉस फाई को 1 बोल दिया, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट टू बी यूनिटी। ठीक है, तो कॉस फाई मैंने 1 ले लिया, तो थीटा मेरा कितना हो जाएगा, तो फाई मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। अब देखिए टेन फाई निकाला है, तो टेन फाई कैसे निकाला है, देखिए टेन फाई ऐसे निकाला है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, और फिर ये देखिए तो टेन जीरो की वैल्यू 0 हो जाएगी, हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, तो एक्सएल किसके बराबर आ गया, एक तरीके से एक्सएल किसके बराबर आ गया, एक्सएल एक्सी के बराबर आ गया। तो हमेशा ध्यान रखिए, देखिएगा अगर मैं आपको पिछले स्टेप में भी दिखाऊं, तो मैंने पिछले स्टेप में क्या करा है, मैं उसका हल्का सा वो दे देता हूँ, एक मिनट इसको सेट कर लूँ मैं। हाँ देखिए, तो हमेशा पहले आप कॉस फाई निकालें, जो भी पावर फैक्टर दिया हुआ है उसके लिए अलाउंग फाई निकालें। फाई निकालने के बाद उसका टेन फाई निकाल दें और फिर उससे कंडीशन डालें एक्स और एक्सी के बीच में। अब आपके पास एल की तो वैल्यू है 46 मिली हेनरी। ठीक है, तो मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी जो दिया हुआ है हमारे पास, देखिए ये आ गया 14.444 इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी आ गया, है ना। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास कैसे आ जाएगी,
इस तरीके से निकल आएगी, तो वो आ गई 220 माइक्रोफराड। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो जनरली पूछा जाता है और बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहा हूँ जो AKTU में आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे जो हमारा है सप्लाई वोल्टेज इस वी की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है, डायरेक्टली वोल्टेज नहीं दिया हुआ है वैल्यू के टर्म्स में। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो ये कॉस में दिया हुआ है, तो कॉस को पहले साइन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जनरली हम जो AC करंट की इक्वेशन लेते हैं, वोल्टेज की इक्वेशन लेते हैं, वो साइन में लेते हैं, तो यहाँ पे आपको वो भी कन्वर्ट करना सिखा देंगे। अब देखिए नाउ इंप्रूव पावर फैक्टर ऑफ योर हाउस टू 0.99, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर नीडेड इन पैरेलल। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि स्टैटिक कैपेसिटर इज वन ऑफ द वे टू इंप्रूव द पावर फैक्टर, तो यहाँ पे ये अब उसका एप्लीकेशन का सवाल आ गया। ठीक है, तो ये उसके रिलेटेड, तो देखिए वोल्टेज की इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे, तो साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हमने बताया था आपको +90 कर देते हैं, तो +90 -30 +90 कितना हो जाएगा +60, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, अभी देखिए इसको आप एंगल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन से एंगल के फॉर्मेट में, तो मैंने आपको सेकंड वीडियो में बता दिया है कि 220/√2 करते हैं क्योंकि ये VM वैल्यू होती है और VRMS पहले लिखी होती है एंगल की, और बाद में इसका ये जो फेजर एंगल है वो लिखा होता है। अगर -60 होता है तो इधर -60 लिखते हैं, +60 लिखा है तो +60 लिख रहे हैं। इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये वोल्टेज की इक्वेशन आ गई पोलर फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए I = 55, ये तो सिंपल है, तो इसको 55/√2 एंगल 25 करेंगे। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले हमारा टास्क होता है कि V और I से हमारा इंपेडेंस निकालना। देखो इंपेडेंस आ गई तो ये आया 3.99 एंगल 35। अच्छा ये आ गया, अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एंगल से पोलर रेक्टेंगुलर फॉर्म में। एंगल से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैलकुलेटर वाला वीडियो कन्फर्म देख लीजिएगा, उसके बिना ये कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और बार बार रिपीट करने से कोई बात मतलब फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट आपका भी है मेरा भी है, इसलिए आप उस वीडियो को जाके देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब ये है। ठीक है, या जिस भी आप वीडियो से रेफर करें। ठीक है, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इंपेडेंस जो है 3.27 + 2.29 J आ गया, तो 3.27 क्या दिखा रहा है, 3.27 रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, क्योंकि ये उस समय की इंपेडेंस है जब सिर्फ रजिस्टर थे और जब सिर्फ एक्सेल था, जब सिर्फ रजिस्टर थे और जब सिर्फ एक्सेल था, क्योंकि ये इस टाइप की सर्किट है, कुछ इस टाइप से कह सकते हैं कि जहाँ पे सिर्फ रजिस्टर है और एक इंडक्टर है। ठीक है, एक इंडक्टर लगा हुआ है, बाद में कैपेसिटर भी पैरेलल में कुछ नहीं लगा हुआ है, ना कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम कहेंगे कि 3.27 R की वैल्यू है और ये XL की वैल्यू होगी क्योंकि XC एब्सेंट है। देखिए लिख भी रखा है मैंने, XC एब्सेंट है, क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस एब्सेंट है, तो XC भी क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 3.27, तो XL की वैल्यू कितनी होगी 2.29, इससे हमने इंडक्टर की वैल्यू निकाली जो आ गई 7.29 मिली हेनरी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी वो हेनरी में आएगी। इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा मिली हेनरी में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ 10⁻³ कट जाएगा, बचा क्या 7.29, तो 7.29 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए अब मेन स्टार्ट होता है जो हो रहा है कि हमने जो रेजिस्टेंस निकाली है, जो इंडक्टेंस निकाली है, अब कैपेसिटेंस इसके अक्रॉस मैंने पैरेलल में लगा दिया, तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें देखिए Z1 = R + J XL - XC, तो Z1 की वैल्यू, R की वैल्यू कितनी है, ये एक्सेल की वैल्यू, तो ये वही इक्वेशन है जो मैंने अभी लिखी है, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए Z2, तो Z2 क्या है, -JXC है ना, तो ये क्या हो जाएगा -XCJ हो जाएगा। ठीक है, -XCJ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए अगर मैं ये मैंने इंपेडेंस इसको बोल दिया Z1, इसको बोल दिया Z2, तो जब मैं Z1 की बात करूँगा तो Z1 के लिए तो 3.27 सिर्फ इसको देख रहा हूँ, इसको छुपा दीजिए, जो मैंने आपको बता भी देखा है सेकंड वीडियो में कि एक 2 ब्रांचेज होती हैं, तो एक के अक्रॉस बताने के लिए दूसरी को छुपा दीजिए और दूसरे के अक्रॉस देख लीजिए, सिर्फ 3.27 और 7.29 है, तो इस तरह डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 7.29 आ जाएगा, है ना, ये हल्का सा हमारा नहीं, हाँ 2.29 आएगा क्योंकि ये 7.29 तो इंडक्टेंस है। ठीक है, और 2.29 क्या है, एक्सेल है। ठीक है, ये एक्सेल है। ठीक है, और XC के लिए क्या आ जाएगा -JXC, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रजिस्टर नहीं है, कोई भी एक्सेल नहीं है, तो क्या बनेगा रेजिस्टेंस 0 एक्सेल 0, तो -JXC आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ऐसे आया देखिए R + J XL - XC है, तो यहाँ पे ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई, तो क्या बना -JXC तो बन गया, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब टोटल इंपेडेंस ले लिया, टोटल इंपेडेंस लिया है। ठीक है, टोटल इंपेडेंस इस तरीके से लिया, इसको हमने डिवाइड कर दिया 1 से, तो कैसे करा जाएगा, डिवीजन आपको सिखा देना है। देखिए ये भी हम सिखा चुके हैं, वैसे कुछ नहीं है। देखिए 1 / 3.27 है, तो पहले मैं डालूंगा 3.27, देखिए कॉम्प्लेक्स पे सेट है तो मैं सेट करूँगा 3.27, और देखिए प्लस 2.29J, तो मैं लिखूँगा 2.29J, तो प्लस 2.29 और यहाँ शिफ्ट दबा के आई, तो 2.29। अब देखिए ये इसमें है, अब आप कुछ नहीं करना है, ऑन दबाना है, फिर शिफ्ट नहीं सॉरी पहले आंसर दबाइए और फिर शिफ्ट प्लस दबाइए। ठीक है, ये देखिए 3.99 आ गया, तो 3.99 देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, ये 3.99 है, तो ये मेरा कैसे आया, ये मेरे नीचे का फॉर्मेट का आंसर आया है, एंगल के फॉर्म में, यही तो आया है। ठीक है, अब इस एंगल को मैं इन्वर्स कर दूंगा, तो 1 / आंसर, देखिए कितना आ रहा है 0.20, और आगे का पार्ट हमारा आई कैप में आ रहा है, तो हमने वही इसको लिख दिया है कि 0.21, तो ये देखिए ये 0.21 आ गया। ठीक है, और ये आ गया, मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया 21, और ये आ गया -0.14J। ठीक है, तो बस ये वो हो गया पार्ट। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब JXC देखिए ये कैसे आया, ये J/XC कैसे आया, तो देखिए कुछ नहीं करते हैं, JXC है, माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे J से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा J, नीचे बन जाएगा J का स्क्वायर। J क्या होता है, J होता है -1, तो J का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 -1,
और -1 और -1 फिर ये बन जाएंगे प्लस बन जाएंगे, तो यहाँ से आ गया XC, क्लियर हो गया। और जे स्क्वायर तो वो हो ही गया, -1 ही आ गया, ठीक है, क्योंकि जे स्क्वायर क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा। जे अगर √-1 के बराबर है, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, है वो समझ में आ गया होगा। जे अगर √-1 के बराबर होता है, ठीक है, तो जे स्क्वायर -1 के बराबर आ गया। इससे हमारी ये चीज़ें सॉल्व हो गई, तुम्हारे पास ये आ गया। अब देखिए अगर मैं इसको अलग अलग करूँ तो देखिए यहाँ पे आपके लिए नई टर्म इंट्रोड्यूस करूँगा मैं, ये है, इसको पहले आप न्यूमेरिकल पार्ट को अलग कर दीजिए, जे के बाद वाले पार्ट को अलग कर दीजिए। कभी भी दो चीज़ें पैरेलल में लगी होती हैं कि जैसे कि कैपेसिटर और आरएल जो मैंने आपको दिखाया वो दोनों पैरेलल में थे, तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो हमारी जे से पहली वाली टर्म होती है, मतलब जो रियल पार्ट, उसको हम कहते हैं जी। जी इज़ फॉर कंडक्टेंस, ठीक है। तो अगर कभी पेपर में आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रियल पार्ट ऑफ एडमिटेंस। गामा का मैंने इंट्रोडक्शन आपको पहले वीडियो में दे दिया था कि गामा क्या होता है, एडमिटेंस होता है, दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ जेड इम्पिडेंस, ठीक है। तो जी क्या हो गया हमारा, रियल पार्ट ऑफ एडमिटेंस। और ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाती है, इसको बोलते हैं बी। बी इज ससेप्टेंस, बी बोलता है ससेप्टेंस। तो ससेप्टेंस इज ऑल्सो नोन एज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एडमिटेंस, क्लियर हो गया। तो इसको डिफिनेशन अभी आ जाता है तो आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब देखिए 1/XC आ गया -0.14, ठीक है, हमने अलग अलग ले लिया। तो अब देखिए हमें पता है कि कॉस थीटा, मैंने क्या बताया कि कभी भी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट आएगा, आप कॉस थीटा टेन थीटा का ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे। तो कॉस थीटा से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि 0.99 तक हमें इंप्रूव करना है, तो थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए ये हमारा होता है एडमिटेंस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को बोलते हैं हम एडमिटेंस ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल का नाम याद रखिएगा, इसका फिगर याद रखिएगा, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल ही हो जाएगा ट्राइंगल, ठीक है। तो देखिए ये जी है, तो जी हमेशा बेस में, और जे के साथ है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो अगर मैं थीटा बनाऊंगा तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन में जी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही तो होता है। टेन थीटा क्या आ गया, बी अपॉन जी आ गया। तो टेन की वैल्यू इस थीटा के लिए ये इस तरीके से पुट करिएगा, बी को इस तरीके से पुट करिएगा, ये पुट करिएगा। फिर आप जब पुट करेंगे तो देखिए ये बिल्कुल, ये देखिए वो इक्वेशन आ गई जिसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको इधर सॉल्व करिएगा तो 1/XC की वैल्यू आ गई। XC को 1/ωc लिखिएगा, देखिए 1/ωc लिख दिया है, ठीक है। और फिर इससे कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल ली है, जो आई है आप देख पा रहे होंगे, दैट इज़ 5.41 10⁻⁻4 माइक्रोफराड। ये देखिए ये जहाँ पे मेरा हैंड है, ये देखिए ये वाली वैल्यू जो है वो मेरी क्या है, कैपेसिटेंस की वैल्यू है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का, और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, अगर कोई डाउट हुआ हो तो आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी प्रॉब्लम समझ में आई। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।